सियासत के उसूल या बेउसूल सियासत, राजनीति के सिद्धांत या कोई सिद्धांत नहीं, सत्ता का कड़वा सच या झूठ का पुलिंदा, राजनीति की परिभाषा या परिभाषाओं से बाहर राजनीति। कहते हैं राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। सत्ता के खेल को जीतने के लिए जो दांव चलना पड़े वो जायज है। वोट की खातिर कुछ भी नहीं नाजायज। राजनीति की शक्ल ही ऐसी है जिसमें भावों की कमी नहीं, बदलते रहते हैं व्यक्ति, समय, परिस्थितियों के अनुसार। जैसा देश वैसा भेष, जो लोग सुनना चाहें वही सुने, सच या झूठ। राजनीति की परिभाषा खंगालने वाले ताउम्र रिसर्च करते रहें, लेकिन राजनीति है कि हमेशा नई नई परिभाषाएं गढ़ लेती है। विश्लेषकों, बुद्धिजीवियों के समझ से परे निकलने को बेताब है राजनीति। आखिर परख नलियों से काफी रिसर्च के बाद निकला तो वो 4 शब्द जो विदुर से लेकर चाणक्य तक की नीतियों में हैं। रामायण काल ने भी देखा तो महाभारत में इसकी भरमार थी। साम, दाम, दंड, भेद। वैसे कोई भी सुख भोगने के लिए इनमें से एक से भी काम चल जाता है, लेकिन जब बात सत्ता की आती है तो इन चारों को साथ में होना जरूरी है। लोकसभा चुनाव सिर पर हैं। दिल्ली का सिंहासन पाने के लिए हर कोई बेताब। फिर क्या सिद्धांत, क्या मर्यादा, सब ताक पर। चुनावों से पहले बयान वीरों के बयान सुनकर अंदाजा हो जाता है कि इस जंग में सब जायज है। वोट हर कीमत पर, जनता को अपनी ओर खींचना परम लक्ष्य। समझाकर, बुझाकर, दाम चुकाकर, धकियाकर, नहीं तो चाल चलकर। सियासत की किताब कहें या कहें कि सियासत के वेद में सिर्फ 4 चीजें हैं: साम, दाम, दंड, भेद। जिया न्यूज ब्यूरो। जी आज हम बात कर रहे हैं सियासत के वेद की, जिसमें साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ है। एक वक्त था जब राजनीति की बात करते ही सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं के नाम याद आते थे। साफ सुथरी समाज सेवा की छवि, लेकिन बदलते वक्त में राजनीति की परिभाषा बदलती गई। अब चुनाव समाज सेवा के लिए नहीं, शायद स्वयं सेवा के लिए लड़ा जाने लगा है। जीत चाहिए, वो भी किसी भी कीमत पर। सत्ता का नशा ऐसा कि सिद्धांत ताक पर है। अब सियासत के वेद हैं साम, दाम, दंड, भेद। तो सवाल ये है कि आखिर राजनीति किस दिशा की तरफ बढ़ती नजर आ रही है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। अशोक बाजपेयी जी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। साथ ही श्याम गोपाल गुप्ता जी हैं, आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों ही मेहमानों का। और जो शुरुआत की अगर बात की जाए तो जो सियासी माहौल बनता नजर आ रहा है, सबसे पहले अशोक बाजपेयी जी आपके पास ही आना चाहूँगा। आपको क्या कुछ स्थितियाँ लगती हुई नजर आ रही हैं कि एक तरफ राजनीति की बात की जाती है कि साफ सुथरी राजनीति हो, देश के विकास की बात हो, लेकिन ऐसी कोई चीज़ अब नज़र नहीं आती। सिद्धांतों से सभी पार्टियां भटकती नजर आ रही हैं। चाहिए तो सिर्फ एक चीज़, वो है जी। देखिए, ऐसा है कि राजनीति की बात ही क्यों करें, समाज के हर क्षेत्र में, चाहे वो वकालत का पेशा है, चाहे वो डॉक्टर का पेशा है, चाहे दूध बेचने वाले का पेशा है, किसी भी क्षेत्र को आप देखें, पूरे समाज के लोगों में ये जो घटियापन आया है वो राजनीति में केवल स्थित नहीं है, ये समाज के हर क्षेत्र। और राजनीति के जो लोग हैं वो भी इसी समाज से पैदा हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ राजनीति को स्वच्छ करने के लिए जनता को सक्षम होना बहुत जरूरी है। ये जो वोट का अधिकार मिला हुआ है भारत की जनता को, ये बहुत बड़ा हथियार है। मैनिफेस्टो जारी किया जाता है और आप देखिए समय के रहते हुए इलेक्शन कमीशन ने कितना बदलाव किया, कानून में कितना कड़ा प्रावधान किया, जिससे कि आप हर कैंडिडेट को प्रॉपर तरीके से उसके बारे में हर जानकारी लेकर ये फैसला कर सकते हैं क्या इसको हमको संसद में पहुंचाना है या नहीं पहुंचाना है। जहां तक सवाल है कि राजनीतिक पार्टियों ने सिद्धांत कूड़े कचरे के ढेर में डाल दीजिए, इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। कुछ लोग हैं जो राजनीति के सिद्धांतों के साथ समझौता करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग राजनीति में सिद्धांत के साथ चलते हैं। पिछले 40-50 साल से जो लोग राजनीति कर रहे हैं, आप उनको उठा के देख लीजिए, किसी को भी पूरी तरह से उनको हर तरीके से पाक साफ आप पाओगे। जहां तक सवाल रहा कुछ लोगों का अपराधीकरण हुआ राजनीति का, कुछ लोग आपराधिक छवि के भी हैं,
कुछ लोग अनपढ़ लोग भी पहुंच जाते हैं। सवाल यहाँ पर ये उठता है ना कि जो चाल चरित्र और चेहरे की अगर बात की जाती है, अगर जी। चाल चरित्र चेहरे की बात करें तो पार्टियां कोई भी हो, किसी एक पार्टी की बात नहीं हो रही है। आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने की बात कही जाती है। दूसरी तरफ जहां सियासत की बात होती है, सियासत भी जमकर की जाती है। देखिए, अभी आपने बोला कि राजनीति में जो सिद्धांत हैं अब वो रहे नहीं है जी। और आम आदमी पार्टी का उदय और गठन हुआ था इसी बात के लिए हुआ था। पिछले 60-70 वर्षों में अनेक राजनीतिक दलों ने जिस प्रकार इस देश की धज्जियां उड़ाई हैं, लूटा है, खसोटा है और सिद्धांतों से भटकी हैं, उन्हें पटरी फैलाने के लिए आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है। और आम आदमी पार्टी अपने सिद्धांतों पे अडिग है। हमारा एक ही सिद्धांत है, भ्रष्टाचार से मुक्ति, गरीबी से छुटकारा, चोरों से, लुटेरों से और डकैतों से और नोचने वाले, खसोटने वाले से बचाना, इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाना आम आदमी पार्टी का एक यही एकमात्र मूल उद्देश्य है। नहीं, लेकिन जो स्थिति फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी की भी बात की जाए, चाहे किसी भी पार्टी की बात की जाए, ना तो अब शायद राजनीति में कोई स्थायी दोस्त रह गया, ना दुश्मन। कोई कभी भी दोस्त बन सकता है, कोई कभी भी दुश्मन बन सकता है। तो ये स्थिति आखिर क्यों बनती नजर आ रही है? नहीं, ये तो आप भाजपा और कांग्रेस से पूछें या अन्य दलों से पूछें। हम तो नहीं, नाराजगी तो आपकी पार्टी में भी देखने को मिली थी। कई लोगों ने नाराज होकर पार्टी को छोड़ा भी, तमाम लोग आपके पार्टी के साथ भी आए। देखिए, ये राजनीति का एक बहुत छोटा पहलू है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, वक्त तो रुकता नहीं किसी के लिए। लेकिन हमारा जो निर्णय है, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो मूल उद्देश्य है, जिस चीज पे हम चल रहे हैं, उससे हम नहीं भटकेंगे। अभी इतना पता हमारे को। चलिए, उम्मीद भी इस बात की जनता करती है, सभी सियासी पार्टियों से करती है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर कोई भी पार्टी हो। एक रिपोर्ट भी देख लेते हैं। दरअसल मंगलवार को दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी से मुलाकात की थी सोनिया गांधी ने। मुलाकात में सोनिया ने कांग्रेस के लिए समर्थन की बात भी सामने आई थी। सर, जो भी हो, लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी सोनिया पर हमलावर भी हो गई। आज ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी पर वार किया, तो सोनिया ने भी मोदी को जमकर घेरने की कोशिश की। बयानों के तीर, मोदी के वार, सोनिया पर साधा निशाना, सोनिया ने भी किया पलटवार। लोकसभा चुनावों के लिए ताबड़तोड़ रैलियों में जुटे बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने सांप्रदायिकता के मुद्दे पर सोनिया गांधी पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि वो सोनिया गांधी के सांप्रदायिकता फैलाने वाले बयान पर चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। मोदी ने कहा कि कांग्रेस देश में भाई भाई को लड़ाने का काम कर रही है और घोर सांप्रदायिकता की भाषा बोल रही है। उनका सेकुलरिज्म का खेल खत्म हो चुका है। एक कागजी पुलंदा था, चुनावी नारा था, अब ये देश की जनता पहचान गई है। और इसलिए भाइयों बहनों, निराशा में डूबी हुई कांग्रेस, पराजय सामने नजर आ रहा है ऐसी कांग्रेस पार्टी अब सेक्युलरिज्म का नारा छोड़ करके कल से उन्होंने गौर संप्रदायवाद का नारा शुरू किया है। बयान देने में सोनिया गांधी भी पीछे नहीं रही। सोनिया गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सोनिया ने कहा कि बीजेपी के नेता आजकल लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और उनकी निगाहें केवल कुर्सी पर टिकी हैं। आजकल भाजपा के नेता बड़ी बड़ी बातें करके लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं, जैसे किसी राज्य का विकास सिर्फ उन्हीं की वजह से हुआ है। उनसे पहले तो किसी ने कुछ किया ही नहीं। असलियत ये है कि कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद से बिहार, बाकी स्टेट, गुजरात के साथ भी हर राज्य में प्रगति और विकास के कामों की एक ठोस नींव रखी। बयान मर्यादाओं में हो तो ठीक, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जारी अभद्र भाषा ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यही राजनीति के मायने हैं? क्या भद्र जनों का आना इसमें खतरे से खाली नहीं? जिया न्यूज रिपोर्ट। और चलिए अब आपको सुनाते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव का वो बयान जिसमें वो धमकाकर वोट की मांग कर रहे हैं। दरअसल मुलायम सिंह यादव बुलंदशहर में थे और वोट मांगने का उनका जो अंदाज था वो धमकी भरा था। मुलायम सिंह यादव शिक्षा मित्रों से धमकी भरे लहजे में वोट मांगते हुए नजर आए। मुलायम सिंह यादव ने साफ कहा कि शिक्षा मित्र सपा को वोट दें, नहीं तो उनका नियमितीकरण वापस भी कर लिया जाएगा।
आज शिक्षामित्रों का जहाँ तक सवाल है, शिक्षामित्रों को कैसे आपने कब को दिया भाई? शिक्षामित्रों को कब दिया है? ऐसी बात है, शिक्षामित्रों को कब दिया है? उनको कितने 1 लाख कितने हैं जा रहा है? हाँ, तो कब दिया इनका? अब कर दिया फिर के बाद तो वोट दीजिए, नहीं वोट देंगे हम फिर टोका लेंगे। जहाँ कहा जाता है कि राजनीति में बयानों के कई मायने होते हैं, लेकिन अब तो शायद मायने पूरी तरह से बदलते हुए नजर आए। वाजपेयी जी, आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि जो आपने बयान सुना, नरेंद्र मोदी जी का बयान सुना, सोनिया गांधी जी का बयान सुना, ये किस तरह से देख रहे हैं? सांप्रदायिकता को लेकर एक दूसरे पर निशाना साधने की कोशिश की जाती है, मौका जिससे पहले मिलता है वो बाजी मारने की कोशिश करता है। देखिए, बड़ा साफ है, चुनाव का दौर चल रहा है और चुनाव के दौर में अगर कोई पार्टी और उसका मुखिया अगर किसी राजनीतिक गुरु से मिलता है तो उसके मायने निकाले जाएंगे। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, मुसलमानों के वो बड़े भारी ठेकेदार बनते हैं। अब दूसरा सवाल रहा बीजेपी का, बीजेपी हिंदुओं की बड़ी ठेकेदार बन रही है। तो ये चुनाव के दौर में इस तरह की बातें चलेंगी। लेकिन जहाँ तक मान्यता है कि पिछले 40 साल में कांग्रेस ने क्या किया वो सबके सामने है। देश इस वक्त किस पायदान पे खड़ा है वो सबके सामने है। नहीं, चुनाव से एन वक्त पहले इस तरह की मेल मुलाकात के क्या कुछ मतलब निकाला जाए? सिर्फ इससे तो साफ होता है कि वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। राजनीति का मतलब ही है कि वोट बैंक लेना है, राजनीति का मतलब ही है कि सत्ता में आना है, लेकिन मर्यादा के रहते हुए सत्ता में आने का सवाल है। लेकिन खारी अगर मुसलमान किसी गुरु से कोई पार्टी का मुखिया मिलता है तो उसका मतलब ये नहीं निकालना चाहिए कि ये सांप्रदायिकता की तरफ जा रहा है या इसको सेकुलर से खतरा हो जाएगा। नहीं, सवाल इस बात को लेकर उठते हैं कि जब अगर आप करते हैं तो आप इस बात को लेकर दलील देते हैं, अगर कोई दूसरा यही काम करता है तो उस पर सवाल खड़े करते हैं। नहीं, वो दोनों तरफ से उसको कंडेम करना चाहिए। इस वक्त चुनाव में मुद्दे होने चाहिए, विकास के मुद्दे होना चाहिए, करप्शन के। ये जनता सिखाएगी। सवाल जनता इस चुनाव में ये दिखाएगी कि अगर आप सांप्रदायिकता की बात करेंगे, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी है, दोनों पार्टियों को जनता सबक सिखाएगी। इसलिए सभी पार्टियों के और उनके प्रमुख नेताओं को इस बात का फैसला करना है कि मुद्दों पर अपने केंद्रित रखें चुनाव का जो मुख्य पहलू है। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। जो पार्टियां सही तरीके से राजनीति करना चाह रही हैं उनका मैनिफेस्टो आप उठा के देखिए। एनडीए का मैनिफेस्टो अगर पिछला आप देखें तो उसमें एक कॉमन मिनिमम एजेंडा बना था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था, उसके तहत सरकार चलती थी। और बीजेपी के 3 मुद्दे, राम मंदिर का मुद्दा, आर्टिकल 370 का मुद्दा, कॉमन सिविल कोड का मुद्दा, ये सारे के सारे मुद्दे एनडीए के कॉमन एजेंडे से बाहर थे। तो मेरा कहना यह है कि जनता बड़ी समझदार है और साम दाम दंड भेद की जहां तक बात है, अगर वो मर्यादा के अंदर किए जाते हैं, राजनीति में सत्ता लेना ही सभी पार्टियों का प्रमुख लक्ष्य होता है। मर्यादा की बात आप कर रहे हैं, श्याम जी आऊंगा आपके पास, लेकिन ये अहम सवाल है, वाजपेयी जी से इसका जवाब जानना चाहूंगा। मर्यादा की बात एक तरफ आप कर रहे हैं, एक तरफ धमकाने की कोशिश की जाती है, भले ही दूसरी पार्टी जुड़ा मामला हो। मुलायम सिंह यादव जी के बयान को आज आपने सुना? मुलायम सिंह जी का भाषण का जहां तक सवाल है, वो इस उम्र के उस मुकाम पे हैं कि वो कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ देते हैं और उसका मतलब जो निकलता है वो मीडिया जानती है। चले, ठीक बात है। श्याम जी आपको क्या कुछ स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? एक तरफ आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल अब तक इस बात को लेकर दम फूल रहे थे कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ ही हमारी जंग होनी है, लेकिन अब भ्रष्टाचार के मुद्दे से आपको नहीं लग रहा कि वो कहीं ना कहीं भटकते हुए नजर आ रहे हैं? अब सांप्रदायिकता की बात वो भी करने लगे हैं। जरूर करेंगे। भ्रष्टाचार से, देखिए भ्रष्टाचार का मतलब आप ये नहीं समझे कि सिर्फ चोरी भ्रष्टाचार हो गई, उसमें सांप्रदायिकता भी शामिल है, गरीबी भी शामिल है, मजबूरी और जितनी भी परेशानियां हैं सब भ्रष्टाचार के अंदर आती हैं। तो भ्रष्टाचार का मतलब आप यूं करके चलें कि जो भी देश में समस्या है, चाहे सांप्रदायिकता नहीं, तो ये समस्या पहले नजर आनी चाहिए थी। पहले भी अगर सांप्रदायिकता की बात आप कर रहे हैं तो ये बात तो आप पहले से करते हैं। सांप्रदायिकता का जो मुद्दा है वो आज का तो नहीं है। नहीं, आप क्या चाहते हैं, देश में दंगे होते रहे और हम चुपचाप बैठे रहे? अरे भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में कितना कत्लेआम मचवाया आपको पता है, और गुजरात में कितना कत्लेआम मचा आपको पता है? वही भारतीय जनता पार्टी के पीएम पद के उम्मीदवार इस खून की नदी को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी यही कहते हैं, वो सभी को साथ मिलाकर चलने की बात कर रहे हैं। कहां ले चल रहे हैं? नहीं, वो तो इस बात, अरे नरेंद्र मोदी को तो इतना अपने आप पे घमंड हो गया है, आदरणीय मोदी जी को, जिस देश के अंदर हर हर महादेव के नारे लगते हो, हर हर गंगे के नारे लगते हो, आप अपने आप को हर हर मोदी कहलवा रहे हैं, भगवान से बड़ा अपने आप को मान रहे हैं। नहीं, नारा तो खैर वो परिवर्तित हो गया, लेकिन सवाल तो यही है ना कि आप खुद अपने मुद्दे से भटक रहे हैं। पहले आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना आम आदमी पार्टी का जो मेन मकसद है, लेकिन एन वक्त पे चुनाव से पहले जब सांप्रदायिकता की बात को लेकर तमाम सियासी पार्टियां जोर मार रही हैं, उस वक्त आपका भी स्वर बदल जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको पता होगा दिल्ली के अंदर जो हमने सरकार चलाई
49 दिनों में भ्रष्टाचार की कमर तोड़ दी थी हमने। 50% से अधिक भ्रष्टाचार हमने कम कर दिया था। जगह जगह वसूली हो रही थी, चाहे राशन दफ्तर हो, बिजली हो, पानी हो, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, लाइसेंस बनवाने जाओ, चौतरफा लूट मची थी। आम आदमी पार्टी की सरकार ने 49 दिन पे उस सब पर कंट्रोल कर दिया था और सारे दलाल चोर उचक्के छुप के बैठ गए थे। मैं आपको बताऊं। चलिए बिल्कुल, इसका भी जवाब तलाशूंगा, माफी चाहूंगा, इसका जवाब तलाशूंगा। हमारे मैनेजिंग एडिटर नवीन कुमार जी भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो गए हैं। नवीन जी, जो स्थिति राजनीति की बनती नजर आ रही है, अब तो सामदाम दंडभेद किसी भी चीज को आजमाना हो उससे कोई पार्टी चूक नहीं रही है। जो स्थिति बनती नजर आ रही है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, इससे निकल के मौके की दोस्ती, मौके का संबंध, इस बात पर सभी पार्टियां टिकती नजर आ रही हैं। उनका मकसद सिर्फ एक रह गया कि जीत जो हर हाल में जरूरी है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। यार जो स्थिति है वो स्थिति तो ये कहा जा सकता है कि वोटर की दोस्ती वोटर से ही राम, बस वोटर चाहता है आदमी इस, और वोटर के लिए वो कुछ भी करेगा। उसको लगेगा कि मेरा वोटर इस सभा के अंदर, अगर मैं संसदीय भाषा को तो छोड़ दीजिए, किसी का अपमान, मान या फिर जो लोकतंत्र की गरिमा जिसको कहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत की संसद, उसमें जाने के लिए जिस प्रकार का गरिमा में होना चाहिए आदमी, उसको भी भूलने के लिए तैयार है जी। क्योंकि जो आचरण जिस प्रकार का पिछले कुछ समय में कुछ सभी बड़े दिग्गज नेताओं ने जो अपनाया है, और शब्दों को जितना हल्का तरीके से जिसका इस्तेमाल किया गया है, उससे लगता यही है कि इस चुनाव के अंदर हर कोई नेता ये चाहता है, विशेषकर जिसको लग रहा है कि वो सत्ता में नहीं आने वाला है, वो शब्दों से अपनी भड़ास निकाल रहा है और नेताओं के ऊपर ऐसे कटाक्ष कर रहा है शायद जिसको सुनना भी कोई व्यक्ति पसंद ना करे। हाँ, ये क्षणिक वर्ग हो सकता है कि कुछ लोग जो है उस पर तालियां बजा दें, लेकिन क्या वो वोट में तब्दील होगा, ये बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि आज का वोटर पहले वाला वोटर नहीं रहा है। बिल्कुल। नवीन जी, आपने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव जी के बयान को भी सुना होगा। आज साफ तौर पर वो तो चेतावनी देते हुए नजर आए शिक्षा मित्रों को लेकर कि अगर वोट समाजवादी पार्टी को नहीं दिया गया तो नियमितीकरण रद्द किया जाएगा। साफ तौर पर उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। ये चुनाव आयोग देश का जितनी शिकायतें पहले भी मिली हैं उस पर कब कैसे क्या कार्रवाई करेगा, या उसका अपना सोचने का तरीका है, निर्णय लेने का अधिकार उसके पास है। लेकिन मैं बताता हूँ, जिस प्रकार का बयान उन्होंने दिया है, इससे बहुत अधिक डर के आज के समय में कोई व्यक्ति, कोई वोटर वोट डालने वाला नहीं है। इसका प्रभाव ये भी हो सकता है कि जिन लोगों ने ये सुना है, या जो जिनको नियमित किया गया है या होने वाले हैं, वो भी शायद उनको वोट ना दें, ऐसा भी हो सकता है। इसके दूसरे दुष्परिणाम भी पड़ सकते हैं। किसी को अगर आप गलत संदेश देना चाहते हैं, धमकी दे करके वोट लेना चाहते हैं, तो ये पहले समय में हो सकता था, लेकिन आज का वोटर इतना जागरूक है कि हो सकता है कि एक सीट पर असर पड़ जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं, उसमें कम से कम 70 सीटों पर नुकसान हो सकता है। ये भी उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी को डराने धमकाने की राजनीति, नेगेटिव पॉलिटिक्स अब बहुत अधिक चलने वाली नहीं है। चले बिल्कुल नवीन जी, बने रहिए, लगातार चर्चा जारी रखेंगे। दरअसल नोएडा की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। नोएडा से कांग्रेस को भी एक बड़ा झटका लगा। गौतम बुद्ध नगर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रमेश चंद्र तोमर बीजेपी में अब शामिल हो चुके हैं। 4 बार से कांग्रेस सांसद रमेश चंद्र तोमर बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। रमेश चंद्र तोमर के बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस गौतम बुद्ध नगर सीट पर चुनाव से बाहर भी हो चुकी है, क्योंकि यहां पर अपने नामांकन दाखिल करने की तारीख भी निकल चुकी है। श्री रमेश चंद्र तोमर पूर्व सांसद ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में मैं मान्यता देता हूं। नहीं, मैं पुराना बीजेपी का मैं सदस्य हूं। मैं 4 बार बीजेपी से ही गाजियाबाद से मेंबर पार्लियामेंट रहा था। कुछ भावनाओं के मैंने 5 साल पहले बीजेपी को छोड़ दिया था, लेकिन मुझे लगा कि आज देश की जरूरत मोदी जी है। पूरा देश मोदी जी का नेतृत्व चाह रहा है, तो मैंने भी सोचा कि जब देश मोदी जी को चाह रहा है तो मैं क्यों न अपनी पुरानी पार्टी में आ गया। मैं अपनी पुरानी पार्टी में आ गया। हमारे मैनेजिंग एडिटर नवीन कुमार जी लगातार इस चर्चा पे जुड़े हुए हैं। नवीन जी, आपने ये बयान भी सुना और राजनाथ सिंह की मौजूदगी में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन भी थाम लिया है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनावी लहर की बात कर रहे हैं और विपक्षी पार्टियां कहर की बात कर रही हैं कि बीजेपी कहर बरपाने का काम कर रही है, लेकिन जो रुख देखने को मिल रहा है, तमाम सियासी दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने में भलाई समझ रहे हैं। आज जो कुछ भी हुआ
उसको देख के आपको क्या लग रहा है गौतम बुद्ध नगर की स्थिति? अब हम अपने यहाँ पे साफ करना चाहेंगे, दर्शकों को बताएंगे कि रमेश चंद्र तोमर 4 बार सांसद या रहे जरूर है, लेकिन वो कांग्रेस की तरफ से सांसद नहीं रहे हैं। जी जी। लेकिन वो सांसद रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में थे। पिछली बार कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस के सिंबल पे उन्होंने चुनाव लड़ा था। इस बार फिर वो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ दी। ये स्थिति केवल रमेश चंद्र तोमर की नहीं है। सतपाल महाराज को लेंगे, जगदम्बिका पाल को लेंगे, बड़े बड़े दिग्गज जिन्होंने पहले चुनाव में टिकट मिलने के बाद अपनी टिकट लौटा दी, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी, जिन्होंने चुनाव से पहले पार्टी छोड़ी है, चुनाव में टिकट मिलने के नॉमिनेशन करने के बाद जनता के द्वार पे जाने के बाद छोड़ी। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस में इस प्रकार का एक माहौल बनता जा रहा है कि बड़े से बड़ा, यानी माहौल को देखते हुए अब लोग भारतीय जनता पार्टी की शरण में जाना ज्यादा बेहतर भी समझ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। वक्त की भी कमी है, हमारे दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। श्याम गोपाल जी, आपके पास ही जाना चाहूंगा। राजनीति के सिद्धांतों की बात की जाती है कि राजनीति में सिद्धांत होना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या ये जो सिद्धांत है राजनीति के, ये वाकई में ये वही सिद्धांत है? क्या उसूलों से भटकती नहीं नजर आ रही राजनीति? नहीं, बिल्कुल सभी दलों को उसूलों पे भटकते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आज भी सिद्धांतों पे चल रही है, उसूलों पे चल रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है, लोगों की सेवा कर रही है और हर प्रकार से भारत को बचाने के लिए। चले नहीं, ये सियासी बयान। वाजपेयी जी, आपसे बेहद कम शब्दों में यही जानना चाहूंगा कि आपको क्या कुछ स्थिति अब लगती नजर आ रही? सभी पार्टियां खुद को तो पाक साफ बता रही हैं और सामने वाले भ्रष्ट हैं, हम ईमानदार, बाकी सामने वाले सब। सिर्फ एक बात कहना है इसमें, जो बयानबाजी का सवाल है उस सवाल पे इलेक्शन कमीशन एक तरह से पंगु है। इलेक्शन कमीशन के पास पूरी पावर नहीं है कि किसी पार्टी को डी रिकॉग्नाइज कर दे, बैन कर दे या कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड करा दे। इसलिए ये स्थिति पैदा है। चुनाव के कानून को और कड़ा बनाना होगा। चुनाव को पाक साफ रखने के लिए, राजनीतिक पार्टियों को पाक साफ रखने के लिए इलेक्शन कमीशन को और टीथ देने होंगे, तब जाकर ये हमारे राजनीतिक पार्टियां सही तरीके से काम करने के लिए बाध्य होंगी। और दूसरा सवाल, जहां तक आप पार्टी का सवाल है, अभी इन्होंने 49 दिन की सरकार बनाई और ये छोड़ के भाग गए। नंबर 1, इनकी पार्टी के लोग टिकट जाकर वापस कर रहे हैं। अरे आप बीजेपी को गरियाते थे, आप सुनिए पहले बात सुनिए। चलिए ना, अब चर्चा का वक्त खत्म हो रहा है। बिल्कुल नहीं, चर्चा का वक्त खत्म हो रहा है। शुक्रिया वाजपेयी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन तमाम सवाल वहीं पर आकर खड़े होते हैं। राजनीति में सिद्धांतों की बात कही जाती है, लेकिन सवाल ये उठते हैं कि क्या राजनीति की परिभाषा बदलती जा रही है? क्या जीत का मंत्र इतना जरूरी है कि उसमें सभी नियम, कायदों, सिद्धांतों को ताक पर रख दिया जाए? हालांकि सभी पार्टियां खुद को पाक साफ बताने का काम कर रही हैं, लेकिन इस बात का जवाब देश की जनता देगी। जब विशेष में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।